हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उनको भी बताया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना है आपको। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियो जहाँ पर मिलती हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में खेला था। अगला, भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो रिकॉर्ड है इंदिरा गांधी के नाम। 16 वर्षों तक ये पीएम रही थी। सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक पीएम रहे थे। चलिए, अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इस सीजन की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की दोस्तों ये इस सीजन की 6 में से चौथी जीत थी। इस सीजन में अभी तक 6 रेसेज हुई हैं, इसमें 4 जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के प्लेयर हैं और इनके कैरियर की ये 88वीं जीत थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेसेस जीतने का रिकॉर्ड है माइकल शूमाकर के नाम। किसके नाम? माइकल शूमाकर के नाम। उनके नाम 91 रेस जीतने का रिकॉर्ड है और उनसे बस ये 3 ही पीछे हैं। 3 रेस और जीत लिए, इसके बाद जो जीतेंगे तब ये बन जाएंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले प्लेयर। क्लियर है? चलिए, अब लुइस हैमिल्टन ने बाकी की 4 रेस टोटल कौन कौन सी जीती हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। एक तो इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, इससे पहले इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसके पहले हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। तो 4 तो हो गए इनके। बाकी 2 कौन सी बची? एक बचा है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था वाल्टेरी बोटास ने, वो भी मर्सिडीज के ही प्लेयर हैं। और एक अभी मैंने आपको बताया था 70th एनिवर्सरी रेस, तो 70th एनिवर्सरी रेस जो हुई थी उसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। अच्छा, कौन सा खिलाड़ी किस टीम का है, किस कंपनी की तरफ से रेसर है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे मर्सिडीज हो गया, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और वाल्टेरी बोटास हैं, और मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेडबुल के हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स लेक्लेयर जो है ये फरारी के हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है सशस्त्र बलों के जवानों के लिए। ये कार्ड दोस्तों मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री के जवानों के लिए उनको एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे? अब देखिए, जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवान हैं उनकी जो फैमिली है उनको कृषि पर यानी एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? HDFC बैंक। ठीक है, तो इसी वजह से शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। तो 5 लाख तक के लोन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। चलिए, अब HDFC बैंक आया है, इसके बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कुछ चीज़ें पिछले दिनों में आया था चर्चे में। क्यों चर्चे में आया था? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो चेंज हुए थे। अब आ गए हैं शशिधर जगदीशन। कौन? शशिधर जगदीशन बन गए हैं HDFC बैंक के नए MD और CEO। HDFC बैंक की स्थापना हुई 1994 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने दोस्तों येलो चेन नाम का एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया नागालैंड के जो CM है वर्तमान में, नेफ्यू रियो जी ने। अब इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए होगा ये कि स्टेट के जितने भी पब्लिक हैं उनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ दिया जाएगा एक दूसरे से। कैसे? जैसे अगर वो कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अपना एक स्टेबल बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे होगा ये कि इस येलो चेन नाम के जो एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को जब जोड़ दिया जाएगा, जैसे बढ़ई हो गया, कारपेंटर, पेंटर, टैक्सी ड्राइवर, नाई, इलेक्ट्रीशियन, सब लोग एक प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिर अगर जिसको सर्विस सेल करनी होगी, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो भी इससे जुड़ा रहेगा और जिनको सर्विस चाहिए होगी वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा।
तो इस प्रकार से पूरी की पूरी नागालैंड की जनता, नागालैंड की पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगी। अब इससे जिसको जो सर्विस चाहिए वो भी इससे कनेक्ट रहेगा और जिसको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो भी इससे कनेक्ट रहेगा। अब इससे सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे उनकी सेल बढ़ जाएगी और जिनको सर्विस चाहिए होगा उनको आसानी से अच्छे कारीगर, मजदूर या जो भी ज़रूरत होगी वो मिल सकेंगे। तो इससे सभी का फायदा हो सकेगा। अब आया है नागालैंड, तो हम लोग नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड है कहाँ पर मैप में, ये देख लीजिए मैप में नागालैंड, ये रहा ऊपर मणिपुर की, ठीक है। मणिपुर के ऊपर है, असम से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये 1 दिसंबर 1963 को स्वतंत्र भारत के रूप में अस्तित्व में आया था। नेफ्यू रियो यहाँ पे हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के ये हैं नेता, ठीक है। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं भारत में उसमें कौन कौन सी पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी कि भारत की वर्तमान में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। कैसे दिया जाता है दर्जा, कब कब किसको किसको दिया गया, इसके बारे में भी बताया गया। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, 5 मिनट की वीडियो है, आराम से आप लोग याद कर सकेंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो बेल्ट है यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इतने जगहों की एक ही हाई कोर्ट है। मणिपुर को हम लोग छोड़ेंगे, मणिपुर की अपनी अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इतने हाई कोर्ट की यानी इतने राज्यों की हाई कोर्ट एक ही है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, RN रवि जी यहाँ के हैं गवर्नर। नेक्स्ट, दवाओं का अवैध कारोबार रोकने के लिए किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा जी, उन्होंने PMRU यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इससे क्या होगा? इससे दवाओं का अवैध कारोबार रोका जा सकेगा। होता क्या है दोस्तों कि आजकल देख रहे हैं आप लोग मेडिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा धांधली हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोग दवाइयों के प्राइस बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं या फिर दवाओं का डंपिंग कर लेते हैं। डंपिंग मतलब कि जैसे अभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है तो उसकी अगर डंपिंग कर लेंगे दवाओं की, दवा बड़ी मात्रा में लेकर के उसको छिपा लेंगे, बेचेंगे नहीं, तो डिमांड और ज़्यादा जब बढ़ेगी तो फिर उनको महंगे दामों में बेचेंगे। तो ये होता है डंपिंग कर लेते हैं। साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती है तो कोई भी दवा बेचने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब कारोबार रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, उनकी दवाओं की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, प्राइस को मॉनिटर करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये स्थापित किया जाएगा। क्या? मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको कर्नाटक में किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना दोस्तों NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, अब कर्नाटक आया है, देख लीजिए कर्नाटक कहाँ पर है मैप में। ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है वजुभाई बालाजी। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का नाम दोस्तों पड़ा था केम्पे गौड़ा जी के द्वारा। केम्पे गौड़ा ने ही बेंगलुरु की स्थापना की थी और इन्हीं के सम्मान में इनकी एक मूर्ति स्थापित करने की अभी घोषणा की है। इसका शिलान्यास भी किया है BS येदियुरप्पा ने। इसको आपको याद रखना है, केम्पे गौड़ा जी की मूर्ति लगाई जाएगी। अच्छा, इन्हीं के नाम पर वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का जो है उसका नाम है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो कर्नाटक हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी। कर्नाटक किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। ये रहा कर्नाटका। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने पर जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम का एक अभियान शुरू किया है, एक कैंपेन शुरू किया है। किस लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये एक वेबिनार के जरिए शुरू किया गया, ये कैंपेन इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे इस वेबिनार में, ठीक है। अब इस कैंपेन के तहत लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष के क्या क्या समाधान लोग यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी,
ठीक है। आपको आयुष के बारे में तो पता ही होना चाहिए। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, और यू का मतलब होता है यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब होता है सिद्ध, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा है आयुष, ठीक है। ये सभी प्रकार की जो भी थेरेपी होती हैं जिनसे इलाज किया जा सकता है, यानी जो अंग्रेजी दवाओं के अलावा जो ट्रीटमेंट हो सकती है वही है आयुष, ठीक है। इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं इसके श्रीपाद यसो नाइक जी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसने वन सन वन वर्ड वन ग्रेड योजना की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ड वन ग्रेड योजना की घोषणा की है। ये योजना क्या है? ये ग्रिड योजना से दोस्तों दुनिया भर में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के रूप में एक काम किया जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। ये हाल ही में जो अभी ड्राफ्ट बनाया गया है, यानी अभी जो सैंपल बनाया गया एक प्रकार से तैयार किया गया है, इसमें 140 देशों को जोड़ा गया है। अब इन 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। जब ये कॉमन ग्रिड से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ही आसानी से प्रोवाइड की जा सकेगी इसके थ्रू, ठीक है। OSOWOG के द्वारा, ठीक है, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के द्वारा। कैसे? इससे होगा ये कि जिन देशों में, अगर हम लोग आसान भाषा में बात करें तो जिन जिन देशों में सनलाइट कम पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती है, कुछ देश ऐसे भी हैं, उन देशों में इसके थ्रू आराम से आसानी से सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जा सकेगी। क्योंकि जब सब एक ही ग्रिड से जुड़े रहेंगे तो जहां पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी आएगी वहां से ली जाएगी ज़्यादा सोलर एनर्जी, और जहां पर जिन देशों में कम सोलर लाइट पहुंचती है, सोलर एनर्जी पहुंचती है, सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है, वहां पर ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जा सकेगी। तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये अभी ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं नामक अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन को लॉन्च किया है इसके जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, SS मल्लिकार्जुन राव जी ने। 15 अगस्त के दिन इसका उद्घाटन किया गया और इस अभियान को चलाया जाएगा 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। अगली साल 31 मार्च 2021 तक ये चलाया जाएगा ये कैंपेन। इसके तहत लोगों को डिजिटल बैंकिंग के प्रति अवेयर किया जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग की यूज कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि वो PM केयर्स फंड में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें जो भी हो सके, ठीक है। चलिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग इतिहास जान लेते हैं। ये दोस्तों भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित या पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक थी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इसकी स्थापना हुई। लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके वर्तमान में MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव जी। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही डिटेल करंट अफेयर प्रोवाइड करने के लिए, एक स्टेबल मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए मैं ईबुक दिया करता हूं हर महीने। ईबुक्स आ चुके हैं जुलाई मंथ की, अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया है तो आप लोग लिख सकते हैं। जुलाई के साथ साथ आपको पिछले 11 महीनों के भी ईबुक्स मंथली वाइज और 6 मंथ या 3 मंथ वाइज भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं एप्लीकेशन पर। आपको जाना है, MZT ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से सभी ईबुक्स परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ पहले सिर्फ आप एक ईबुक लेकर के देखिए। अगर आपने अभी तक कोई ईबुक नहीं लिया है, आप एक ईबुक लेकर के देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आए तभी लीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर किसी भी चैनल की ईबुक ले सकते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा क्वालिटी के साथ, सबसे ज़्यादा कंटेंट के साथ डिटेल में आपको यहीं पर ईबुक मिलने वाली है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ईबुक परचेज करने में तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ईबुक प्रोवाइड की जाएगी। अगला है, किस हवाई जहाज कंपनी ने अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान शामिल करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि वो अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान शामिल करेगा अपने बेड़े में। ये एयरबस A340 कार्गो विमान जो होगा एक वाइड बॉडी फ्राइटर होगा। कार्गो विमान का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, जैसे एक सिंपल विमान होता है जहाँ पर यात्री जाते हैं, एक कार्गो विमान होता है। कार्गो विमान में जहाँ पर सामान वगैरह जाते हैं, जब भी हम लोग जो दूसरी कंट्री से सामान आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, तो फिर वो कार्गो विमान के थ्रू ही जाए जाते हैं।
तो अब जब स्पाइस जेट ने A340 कार्गो विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, तो अब ये यूरोप हो गया या फिर और भी जो लंबे लंबे मार्ग हैं, जो ज़्यादा दूरी पर ज़्यादा देशों से जो भी व्यापार होते हैं, वहाँ पर कार्गो फ्लाइट भी ऑपरेट कर सकेगा। यानी कि वहाँ से भी आयात निर्यात करने में स्पाइस जेट का विमान यूज किया जा सकेगा। क्लियर। स्पाइस जेट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया के सबसे लंबे सबसे टालेस्ट पियर ब्रिज को बनाने की घोषणा की है मणिपुर में। मणिपुर में यह बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे टालेस्ट पियर ब्रिज। टालेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि इसका जो पिलर है, जो इसका पियर होगा वो सबसे लंबा होगा। कितना ऊंचा है? 141 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट और टालेस्ट में डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दुनिया का सबसे टालेस्ट पियर ब्रिज है। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों 139 मीटर ऊंचे एक मोंटेनेग्रा, यूरोप के मोंटेनेग्रा में एक है माला रेजिका पुल। क्या है? माला रेजिका ब्रिज। तो उस ब्रिज की ऊंचाई है 139 मीटर। उसका रिकॉर्ड ये तोड़ देगा 141 मीटर का बन करके। क्लियर है? तो 141 मीटर का ये होगा दुनिया का सबसे टालेस्ट पियर ब्रिज। कहाँ पर? मणिपुर में ये बनाया जा रहा है। एक्चुअली में दोस्तों मणिपुर में 111 किलोमीटर की लंबाई वाला एक जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या? जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ये ब्रिज भी है। ओके, इस ब्रिज की कुल लंबाई जो है वो है 703 मीटर और ऊंचाई मैंने आपको बताया 141 मीटर होगी। क्लियर? तो ये दुनिया का सबसे टालेस्ट पियर ब्रिज होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका शिलान्यास किया हुआ है। टोटल इसके लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट आने वाली है टोटल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का 3000 करोड़ रुपए। चलिए मणिपुर आया है, मणिपुर के बारे में जानिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन वीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला जी। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहीं पर ये लोकटक झील पर है स्थित ये नेशनल पार्क, और लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कही जाती है। मणिपुर ये रहा मैप में 21 जनवरी 1972 में स्वतंत्र भारत के रूप में अस्तित्व में आया। नागालैंड से, असम से और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मणिपुर का अपना अलग ही हाई कोर्ट है और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर जी। कौन है? रामलिंगम सुधाकर जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किन दो जिलों के बीच में औद्योगिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने बीदर और मैसूर के बीच में, इन दो जिलों के बीच में औद्योगिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की है। औद्योगिक गलियारा यानी कि होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से होगा ये कि वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कॉमर्शियल सेक्टर में डेवलपमेंट हो सकेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दोस्तों कर्नाटक का जो टारगेट है कि कर्नाटक अगले 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ की जीडीपी हिट कर सके, इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ का जीडीपी ये पहुंच सके, तो उसको पहुंचाने में ये मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट उसी का एक हिस्सा होगा। ठीक है, उससे हेल्प मिलेगी। तो बीदर और मैसूर के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, ये बनाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में दिसंबर 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में दोस्तों भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारे की घोषणा की थी। इसमें पहला था दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा था चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, तीसरा था बेंगलुरु मुंबई आर्थिक औद्योगिक गलियारा, और चौथा था अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, और पांचवा था पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा। ठीक है, पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा। तो ये 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा भारत सरकार ने 2019 में दिसंबर महीने में की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से होता क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके बीच में आदान प्रदान तेजी से वहाँ पर हो सकता है, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को। ओके, तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी देश नहीं है?
अभी कल ही मैंने आपको खाड़ी देशों के बारे में बताया था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत योजना की शुरुआत कब की थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप लोग डिटेल में लिख सकते हो। तो अब वीडियो देख ली हो आप, तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी आपको? मिलेगी MJT ऐप पर। मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको ई बुक्स वगैरह, फ्री में वीडियो, स्टडी मटेरियल, डेली क्विजेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। PDF वगैरह भी मिल जाएगी। अच्छा, PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली 2 क्विज प्रोवाइड की जाती है, एक सुबह में 8 बजे, एक शाम को 9 बजे। तो आप लोग दोनों क्विज को जरूर सॉल्व किया करो, जिससे आपका और ज़्यादा जीके बूस्ट हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करंट अफेयर की डिटेल में और करेक्ट आंसर थे, जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। उनके नाम हैं रमजान खान, राहुल कुमार, श्यामशेर कुमार, प्रियांशु सिंह, मनु पांडे, रविशंकर, शुभम यादव, अमित चौधरी, साबिर आलम, प्रेरणा राय, अंसार अहमद, नेहा जायसवाल, ब्रह्मा रावत, रेखा बुनकर, राघवेंद्र प्रताप और प्रिया सिंह। इन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।